हेलो एवरीवन, आई कुलदीप वेलकम यू ऑल टू योर वीकली एमआईटी सेशन, जहां पे हम जो इस वीक का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको हम गो थ्रू करेंगे। तो चलिए आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लेते हैं। तो इस वीक का जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था विच इज बेसिकली योर जो आपके नए 4 लेबर कोड्स थे जो पिछले 5 साल से इंप्लीमेंट नहीं किए गए थे। तो आपकी जो पर्टिकुलर पार्लियामेंट है उनको पास तो उन्होंने 2019-20 में ही कर दिया था, बट बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग अ प्रॉपर ग्राउंड टू इम्प्लीमेंट इट, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको डिले किया जा रहा था। तो अब फाइनली गवर्नमेंट जो है इट हैड मूव अहेड और इनको फाइनली नोटिफाई कर दिया गया। तो एक जो कॉमन प्रिंसिपल होता है जो आपको पता होना चाहिए लॉ के इम्प्लीमेंटेशन में, वो भी हम समझ लेते हैं, और वो ये है कि सिर्फ पार्लियामेंट के एक्ट बनाने से या प्रेसिडेंट के उनको एसेंट देने से कोई पर्टिकुलर एक्ट इनफोर्सिबल नहीं हो जाता है। उसके बाद भी एक और स्टेप बचता है जिसको बोलते हैं हम नोटिफिकेशन स्टेज। और नोटिफिकेशन स्टेज में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है स्टेट लॉ के लिए, वो उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज नोटिफिकेशन करने के बाद ही कोई लॉ इंप्लीमेंटेबल हो जाता है। ओके, तो यहां पे जो ये पर्टिकुलर लॉ है इसको अब नोटिफाई कर दिया गया, यानी कि अब ये इंप्लीमेंटेबल हो चुका है या हो चुके हैं। ओके, तो यहां पे एक तो आपको दिख रहा होगा कि हम यहां पे लेबर लॉ एक्ट नहीं कह रहे हैं, यहां पे हम वर्ड यूज कर रहे हैं कोड। तो कोड का मतलब क्या होता है? तो जैसे आपने सुना होगा कि पहले हमारा जो क्रिमिनल लॉ था वो सारा का सारा इंडियन पिनल कोड में था। तो कोड का मतलब होता है कि जब मैं बहुत सारे लॉस को कंसोलिडेट कर देता हूं, जैसे कि आप ये समझिए कि जो मेरा आईपीसी था, आज चाहे भारतीय न्याय संहिता हो, पहले आईपीसी था और उसके अंदर में सिर्फ एक टाइप के क्राइम की बात नहीं होती, जितने भी क्राइम्स होते हैं उन सब की बात होती थी। तो सिमिलरली यहां पे मैंने अगर लेबर कोड बनाए हैं तो रेदर देन हैविंग अ डिफरेंट लॉस, मैंने अब क्या करा है, सारे लॉस को कंपाइल करके कंसोलिडेट करके एक सिंगल जगह पे उनका कोड बनाए। ओके, तो यहां पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये नेक्स्ट ईयर तक और आने वाले टाइम में भी कभी भी आपसे लेबर कोड्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो यहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपके 4 लेबर कोड्स बनाए। आप कहेंगे सर लेबर्स के लिए 4 लॉस, तो आप ये समझिए कि इससे पहले करीब 29 सेंट्रल लेबर लॉस थे, यानी कि मैं स्टेट्स तो काउंट भी नहीं कर रहा हूं, स्टेट गवर्नमेंट ने शायद अलग बना रखे हो और भी अलग टाइप के लॉस बना रखे हो, बट यहां पे सेंटर के 29 सेंट्रल लेबर लॉस से मतलब ऐसे एक्ट बने हुए थे। यानी कि अगर कल आप फैक्ट्री ओपन करते हो और उस फैक्ट्री को आप एक्सपेंड करते हो तो आपको इतने सारे लॉस के साथ कंपाइल करना होता। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि जो हम कहते हैं कि इंडिया में कोई बिजनेस क्यों नहीं फल फूल पाता, क्यों नहीं उसमें जो इकोनॉमीज ऑफ सेल उसका बेनिफिट मिल पाता उसे, तो वन ऑफ द रीजन वाज कि यहां पे जिसको हम बोलते हैं कंप्लायंस जो बर्डन है वो बहुत हाई था। ओके, तो एक बड़ा रीजन गवर्नमेंट क्यों इस लेबर कोड्स को लेकर आना चाहती थी वो यही था कि अभी जो पर्टिकुलर फैक्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, उन पे इन लेबर कोड्स को फॉलो करने का, 29 लेबर लॉस को फॉलो करने का बहुत बड़ा बर्डन होता था। और इतने सारे रेगुलेशंस होते हैं तो उसके अंदर में गलती होना भी बहुत पॉसिबल है, और गलती होने पे आपका जो इंस्पेक्टर होता था उसके थ्रू करप्शन होने का भी बहुत चांस होता था। इसलिए जो लेबर की पूरी इकोनॉमी थी इट वाज फुली अफेक्टेड बाय करप्शन ऑल्सो। ओके, तो कहीं ना कहीं ये सीधे कुछ पर्टिकुलर जब हम ये कोड लेकर आ रहे हैं तो सीधे ये पर्टिकुलर इसके अंदर में रिफॉर्म्स जो होंगे वो पॉसिबल हो पाएंगे। ओके, तो यहां पे कौन कौन से कोड्स बनाए गए, ठीक है, तो 4 कोड्स हैं आपके। अब लेबर को रिलेटेड जितने भी लॉज हैं 29 लॉज को 4 में कंपाइल कर दिया गया। जैसे कि पहला जो लॉ है वो है कोड ऑन वेजेस। तो करीब आपके वेजेस से रिलेटेड 4 पर्टिकुलर ऐसे लॉज थे जो डिफरेंट वेज की डेफिनेशन देता था, डिफरेंट कंप्लायंस बर्डन पुट करता था और डिफरेंट टाइप के आपको रेगुलेशन पेपर वर्क करना होता था। अब क्या हो जाएगा, एक सिंगल कोड ऑन वेजेस बना दिया है। और इसकी सबसे खास बात क्या है इसकी कि इसमें वेजेस क्या होती हैं, पर्टिकुलर आपको पेमेंट करना है उसकी एक सिंगल डेफिनेशन होगी। ओके, एक सिंगल डेफिनेशन है और बहुत ही क्रिस्प और क्लियर डेफिनेशन है, तो इसके अंदर में कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि वेज को कैसे कैलकुलेट करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ किस पर्टिकुलर एस्टेब्लिशमेंट में आप काम कर रहे हो।
सिमिलरली दूसरा जो कोड इंप्लीमेंट करा गया है वो है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। तो अभी भी हम ये बहुत पढ़ते हैं, सुनते हैं कि इंडिया के अंदर में सोशल सिक्योरिटी जो है वो बहुत वीक है। अब सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? तो सोशल सिक्योरिटी में आ जाता है आपका जैसे कि इंश्योरेंस, जैसे कि आपका पेंशन। तो ये सब जो पर्टिकुलर सोशल सिक्योरिटी है, बिकॉज इंडिया में बहुत कम फॉर्मल मार्केट है और बहुत ज्यादा इनफॉर्मल है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, तो वहां पे सोशल सिक्योरिटी 99% मिसिंग होती है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन कि आपका जो फैक्ट्री ओनर है वो कितना ज्यादा अपने लेबर्स के वेलफेयर के बारे में सोचता है। तो अगर वो करना चाहता है तो इट वाज टोटली वॉलंटरी। तो बहुत सारे, अगर कोई पर्टिकुलर वहां पे एक्सीडेंट हो जाए, ट्रेजेडी हो जाए, या फिर मैं कहूं कि ओल्ड एज में उनके पेंशन को लेके कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हो, तो ऐसा कोई भी लॉ नहीं था। तो अब कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंदर में ये सब कंप्लायंस भी उनको करना पड़ेगा, या कहीं ना कहीं मैं कहूं तो यहाँ पे जो लेबरर्स हैं उनकी सेफ्टी के अंदर में, उनकी सिक्योरिटी को लेकर कुछ यहां पे स्टेप्स लिए गए हैं। थर्ड है आपका इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। तो यहां पर भी आपके करीब ऐसे 8 से 9 लेबर लॉज थे जिनको कंपाइल करके एक सिंगल पर्टिकुलर आपका कोड बना दिया गया है। अब ये एज द नेम सजेस्ट, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड जो है इंडस्ट्री के अंदर जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके रिलेशन से डील करता है। तो मेनली कौन स्टेक होल्डर्स होते हैं? तो यस, एक तो आपका जो फैक्ट्री का मालिक है, ओनर है, वो हो जाएगा, और दूसरे साइड लेबरर्स हो जाएंगे। तो उनके बीच में रिलेशंस, अगर कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूट है तो उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, कौन उसके अंदर में पार्टिसिपेट करेगा, किस तरह से डिसीजन हो सकता है, वो सब आपका इंडस्ट्रियल लेबर कोड में। तो आप सोचिए, पहले इतने डिफरेंट टाइप के सेक्टर्स के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए डिफरेंट लॉज होते थे, डिफरेंट टाइप के रेगुलेशंस होते थे, और अलग अलग जगहों पे अलग अलग आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पावर दी हुई थी। और जितनी आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पावर देते हो उतनी ही वहां पे करप्शन के चांस बढ़ते हैं। तो यहां पे कहीं ना कहीं उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करी गई है। स्ट्राइक कर पाना ये सब भी थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ है, इसलिए भी जो आपके ट्रेड यूनियन है, लेबर यूनियंस है, वो इसको यहां पे अपोज कर रहे हैं। ओके, एंड फोर्थ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल्दो सबसे लास्ट में आ रहा है, बट सबसे इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा आज के टाइम में यही है, और वो डील करता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन से। ओके, अगेन ऐसे करीब 13 लॉज थे जो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लिए ऑक्यूपेशन के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स लेट डाउन करते थे। और अगेन उसमें वर्कर्स को फायदा कम होता था, नुकसान ज्यादा होता था, बिकॉज अगर कोर्ट में लेट्स से किसका एक्सीडेंट हो गया तो कोर्ट में केस जाता था, तो यहां पे जो पर्टिकुलर फैक्ट्री ओनर होता था वो यही पर्टिकुलरली इसी में ही कोर्ट को अटका देता था कि ये वाला लॉ नहीं लगेगा, ये वाला लॉ लगता है, या ये वाला प्रोविजन नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा। तो यहां पे कहीं ना कहीं आपका जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते थे वो भी आपके कहीं ना कहीं प्रॉपरली फॉलो नहीं होते थे, बिकॉज वहां पर भी बहुत तरीके के लॉज होते थे और उससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता था। तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा है, इन सब चीजों को देखिए, सेफ्टी, हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस को लेके, तो सिर्फ सेफ्टी नहीं, वर्किंग कंडीशंस भी आपके आ गए, हेल्थ भी, आपके जो वर्कर्स हैं जो इन्वॉल्व हैं उन सबकी हेल्थ को लेकर भी आपका ये कोड आ चुका है, जिसके अंदर में किस पर्टिकुलर फैक्ट्री की, ऑर्गेनाइजेशन की, इंडस्ट्री की क्या क्या ड्यूटीज होंगी, उनको अकॉर्डिंगली इन सबको डिस्चार्ज करना है। ओके, तो आपके पहले करीब 29 लॉज थे, अब उनको रिप्लेस करके सिर्फ 4 लेबर कोड्स हो जाएंगे। ओके, नाउ इट इज आवर टाइम टू लुक एट ईच वन ऑफ देम सेपरेटली। ओके, तो चारों को हम समझेंगे। ओके, बट उससे पहले एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि ये लेबर लॉज को या लेबर कोड्स को लाना क्यों जरूरी था। तो पहले जो इसके पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर है, जिनके लिए लॉ बनाएगी, यानी कि हमारे लेबरर्स या वर्कर्स, उनके लिए इसको करना क्यों था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पुराने लॉज थे ये आउटडेट हो चुके थे, बहुत पुराने लॉज हैं आपके आजादी के टाइम के, 1947 के उस टाइम के आपके लॉज हैं, उससे क्या हो रहा था, बहुत कंफ्यूजन हो रहा था और उनको वापस से अप टू डेट करने का बहुत ज्यादा जरूरत थी। सेकेंड इज अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को लेके यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड सोशल प्रोटेक्शन था, और ये जो सोशल प्रोटेक्शन भी इनको मिला था, इसको भी ग्राउंड लेवल पे इसका कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं होता था। तो उससे क्या हो रहा है कि अब जब ये नए कोड्स आ गए हैं तो हमारे जो गिग वर्कर्स हैं, जैसे आपके स्विगी जोमेटो वाले हैं जो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को सर्व करते हैं, पर्टिकुलर टास्क बेस्ड पर्टिकुलर जॉब करते हैं, उनको भी इस पर्टिकुलर लॉस के अंदर में इंक्लूड करा गया है। ओके, जैसे लीगल रिकॉग्निशन उनको मिल भी गया है, और अब सोशल प्रोटेक्शन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स को भी मिलेगा। और अभी तक क्या है, सोशल सिक्योरिटी को लेके स्टेट गवर्नमेंट्स के डिफरेंट अपने स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स होते थे, अब एक क्या हो जाएगा, एक यूनिफॉर्म सोशल सिक्योरिटी का मिनिमम स्टैंडर्ड सेट कर दिया जाएगा।
इसमें मैं मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्यों कह रहा हूं, तो स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो उससे बेटर सोशल सिक्योरिटी के नॉर्म्स क्रिएट कर सकती हैं, बट वो एक मिनिमम यूनिफॉर्म सोशल स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। एट द सेम टाइम इट इज नॉट लाइक कि सिर्फ लेबरर्स के बारे में सोचा गया है, एम्प्लॉयर्स को भी यहां पे कुछ बेनिफिट्स होंगे। एट द सेम टाइम एम्प्लॉयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, बट उसे एक बिजनेस भी रन करना है, और अननेसेसरी की कंप्लायंस की वजह से, अननेसेसरी रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल की वजह से उसका क्या है, बिजनेस अच्छे से सेटअप नहीं हो पाता। तो इसलिए एम्प्लॉयर्स को भी यहां पे कुछ पर्टिकुलर बेनिफिट्स होंगे, जैसे कि कुछ जो मल्टीपल लॉस है उनको 29 लॉस को रिमूव करके आपको 4 कर दिया है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि आपका कंप्लायंस बर्डन कितना कम हो चुका है। ओके, दूसरा क्या होता था कि क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स हमारा लेबर लॉस थे, तो बहुत सारी फॉरेन कंपनीज होती थी, दे वर डिस्करेज फ्रॉम इन्वेस्टिंग इनटू इंडिया। तो यहां पे नॉट जस्ट द डोमेस्टिक इन्वेस्टर, बट जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर है वो भी इंडियन मार्केट में इसलिए नहीं इन्वेस्ट कर रहा था कि अगर मैंने किसी कंपनी को अपना कुछ कैपिटल प्रोवाइड करा और उसने कल फैक्ट्री स्टार्ट करी, तो इट इज पॉसिबल कि कोई लेबर यूनियन उस फैक्ट्री को रन ही ना होने दे। और ऐसा नहीं है कि ये सारी बातें जो हो रही हैं सिर्फ थिन एयर में हो रही हैं, वी हैव रियल एग्जांपल्स जहां पे इस तरीके से जो काम है उसको रोका गया है। और थर्ड है कि यहां पे क्या था, फ्रेगमेंटेशन था। तो यहां पर भी क्या है कि अगर कोई कंपनी है, कोई इंडस्ट्री है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मूव करती थी, तो उसका जो कंप्लायंस बर्डन है वो डबल हो जाता था, शेयर नहीं होता था। कैसे कि यहां पे लेट्स से अगर किसी ने दिल्ली में फैक्ट्री खोली है तो दिल्ली के नॉर्म्स लग रहे हैं, उसने अगर हिमाचल प्रदेश में जाके ओपन कर लिया है तो अब हिमाचल प्रदेश के लग रहे हैं। तो उसने जो कुछ भी सीखा है, जो कोई उसने सेटअप समझा है, वो सेटअप सिर्फ दिल्ली में लग रहा है, वो वहां नहीं लग रहा है। तो उसको इस वजह से वो क्या करेगा, अगर उसे सेकंड फैक्ट्री ओपन करनी है तो पॉसिबली वो दिल्ली में ही करेगा या अपना एक्सपेंड करेगा, बट दूसरे स्टेट में जाके एक्सपेंड नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं दोनों साइड्स को यहां पे बेसिकली न्यूट्रलाइज किया गया है और दोनों के लिए कुछ ना कुछ एक बेनिफिट्स प्रोवाइड करे गए। ओके, अब लाइक आई सेड कि हम चारों को सेपरेटली देखेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोड ऑन वेजेस है। ठीक है, तो पहले आपके 4 ऐसे डिफरेंट लॉस होते थे जो डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ वेज से डील करते थे। तो अब उन चारों वेज रिलेटेड लॉस को मर्ज करके एक सिंगल कोड ऑन वेजेस बना दिया गया है। ओके, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करी गई है, वेज एम्प्लॉई एंड मिनिमम वेज का एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन हमें प्रोवाइड कर दिया गया है। उससे क्या है कि आगे जाके वेजेस क्या होती है, मिनिमम वेज क्या होगी, उसको लेके, उसकी डेफिनेशन को लेके कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और वेरी इंपॉर्टेंटली मिनिमम वेज का जो कंसेप्ट है, जो पहले लिमिटेड इंडस्ट्रीज पे अप्लाई किया जाता था, अब ये सारे एम्प्लॉयज के ऊपर पे लगेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इंडस्ट्री और वेज लेवल। अब ऐसा नहीं है कि अगर वेज 1000 या 10,000 रुपीज से ऊपर है, अगर वेज है तो उस पे नहीं लगेगा, सिर्फ उससे कम पे लगेगा। तो सारे टाइप के वेज लेवल और सारे टाइप के एम्प्लॉयज और इंडस्ट्रीज के ऊपर पे आपको मिनिमम वेज जो है वो प्रोवाइड करनी होगी। यानी अब कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं होगा जहां पे मिनिमम वेज नहीं प्रोवाइड करी जा रही है, विच मींस कि इररिस्पेक्टिव ऑफ आप ऑर्गेनाइज काम कर रहे हो चाहे अनऑर्गेनाइज कर रहे हो, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है या इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है, सब में मिनिमम वेज आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, और इसके लिए एक नेशनल फ्लोर वेज बनाई जाएगी जो बेस लाइन हो जाएगी। तो स्टेट्स को पूरा फ्रीडम है अपने लेबर लॉस बनाने का, बट एक नेशनल फ्लोर वेज बनाया जाएगा। अब यहां पे सेंटर और स्टेट दोनों कैसे लॉस बना सकते हैं, बिकॉज जो लेबर जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए सेंटर और स्टेट दोनों इसके ऊपर पे लॉस बना सकते हैं। तो एक नेशनल फ्लोर वेज हो जाएगी, सो दिस वुड बिकम द मिनिमम वेज, और इससे कम कोई भी स्टेट नहीं कर पाएगा। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंटली कि वेज का मतलब क्या होता है, वेज के अंदर में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। तो बहुत बार क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं वो कॉम्प्लिकेटेड टर्मिनोलॉजी यूज करती हैं और वेजेस की जो डेफिनेशन होती है उसको डिस्टॉर्ट करती हैं। तो यहां पे गवर्नमेंट ने, आपकी पार्लियामेंट ने वेज की डेफिनेशन फिक्स कर दी है। तो वेज के क्या क्या कंपोनेंट होंगे, तो पहला तो होगा बेसिक पे। ओके, जो सबसे बेसिक होता है वो बेसिक पे हो जाएगा, प्लस एक डियरनेस अलाउंस होता है फॉर वॉट एवर वर्क यू डू, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा पेमेंट कह लीजिए, डियरनेस अलाउंस फॉर बेटर वर्क। और थर्ड होता है एक रिटेनिंग अलाउंस। ओके, सो दैट कि आप कंपनी अगर चेंज करते हो तो आपको नोटिस देना है, तो उसके लिए आपका वेज में कंपोनेंट रहता है विच इज रिटेनिंग अलाउंस। तो ये 3 पर्टिकुलर आपके वेज के कंपोनेंट्स होंगे, इसमें आप ऐड कर सकते हो। बट जब भी वेज को कैलकुलेट करा जाएगा तो कंपनी ये नहीं कहेगी कि आपकी जो वेज थी वो 500 नहीं थी, वो 300 थी, बिकॉज 200 तो हम एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट लेट से हाउस अलाउंस देते थे, तो वो भी आपके
अगर कंपनी कह रही है कि हाउस के लिए आपको जो रेंट मिल रहा था, हाउस का जो हम रेंट का कंपोनेंट दे रहे थे वो आपके वेज का पार्ट नहीं था, वो कंपनी एक्स्ट्रा पेमेंट कर रही थी। अब आपको क्या है, हर बार 500 रुपए तो मिल रहे थे, बट कंपनी क्या कह रही है 200 रुपए उसमें रेंट अलाउंस था। तो कल अगर वेज को लेके कोई डिस्प्यूट होगा तो कंपनी वुड क्लेम फर्स्ट थिंग व्हाट, कि भाई आपकी जो वेज है दैट इज ओनली 300। ओके, तो आपका जो केस होगा वो इन द सेंस आप जो कंपनसेशन क्लेम करो किसी चीज के लिए तो अपने आप कम हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया है कि वेज का मतलब ये रहेगा। सेकंड इज कि अगर कोई भी आपके डिडक्शंस करे जा रहे हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड के लिए कंपनी कोई डिडक्शन कर रही है और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन है, अलग अलग टाइप के फंड्स होते हैं जिनके लिए आपसे शायद कुछ पर्टिकुलर पैसा लिया जा रहा है, तो उसमें जो आपकी वेजेस में डिडक्शन हो रहा है, लेबर की डिडक्शन हो रहा है, वो उसकी टोटल पे का, अगर कोई लेट से अगर महीने के लेट से 10,000 कमा रहा है तो उसके 50% यानी 5,000 रुपीज से ऊपर का डिडक्शन नहीं हो सकता है। ओके, तो ये यहां पे क्लैरिटी दी गई है कि आप इससे ज्यादा टोटल डिडक्शन नहीं हो सकते हैं, यानी मिनिमम सैलरी उसकी इतनी होनी चाहिए कि उसके डिडक्शन उसके 50% से ऊपर ना जाए। और तीसरी चीज है ओवर टाइम वेजेस जो होती हैं, अगर आप लेट से आपका जो पर्टिकुलर फैक्ट्री में जॉब है वो 9 to 6 का है, एग्जांपल के लिए 8 to 8 का है मान लेते हैं, तो 8 to 8 के बाद अगर 1 घंटा भी काम कराया जा रहा है तो वो जो पर आवर वेज होगी वो 2 times नॉर्मल वेज होगी, और ये मिनिमम है। ओके, तो दिस इज नॉट द फिक्स प्राइस कि भाई मिनिमम अगर 500 कमाते थे तो अब आपको 1000 मिलेगा ओवर टाइम के लिए, ये मिनिमम होगा। कोई 1500 दे सकता है, 3 times 4 times कर सकता है, बट मिनिमम उसको 2 times नॉर्मल वेज देना पड़ेगा। ओके, तो ये क्या है, पहले भी इस टाइप के नॉर्म्स होते थे, बट अब क्या है यहाँ पे और भी ज्यादा क्लैरिटी प्रोवाइड करी गई है विद रिगार्ड टू कि वेजेस क्या होती हैं, किस तरीके से कैलकुलेट करी जाएगी। दूसरी चीज जो आपका पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट और ये सब ही डील करता था, वर्किंग आवर्स क्या होंगे। तो अगर आपको एक दिन की वेज मिल रही है तो उसमें डेली वर्किंग आवर क्या होगा, तो इट कैन बी बिटवीन 8 to 12 आवर्स। ओके, डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स आपका डेली वर्किंग आवर्स 8 से 12 आवर्स के बीच में हो सकता है, बट इसके अंदर में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि अकॉर्डिंगली वैसे ही गैप्स होने चाहिए। ओके, वीकली लिमिट क्या है, तो एक पूरे 7 डेज के अंदर में आपको 48 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कराया जा सकता है, यानी कि अगर आपका वर्किंग डे 12 आवर्स का है पर डे, तो 12 4 48 यानी सिर्फ 4 दिन का आपका वर्किंग डे होगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे चीज करी गई है कि अगर यहां पे वर्किंग आवर्स जो हैं वो 12 आवर्स के हैं तो 48 आवर्स वीकली हो सकता है, यानी मंडे टू संडे अगर काउंट किया जाएगा तो मैक्सिमम आपका 48 आवर्स का ही होगा, उसके बियॉन्ड जो भी है वो सब ओवर टाइम में काउंट होना स्टार्ट होगा। ओके, तो इफ फ्यूअर देन 6 वर्किंग डेज डेली आवर्स कैन नॉट एक्सीड 12 आवर्स। तो अगर आप ये भी है कि 12 आवर्स से तो ऊपर आप करा ही नहीं सकते हो अगर यहां पे 6 वर्किंग डे से कम है, 6 से ज्यादा है तो फिर उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज पेमेंट ऑफ वेजेस के अंदर में, तो पेमेंट कब करना है आपके फैक्ट्री वाले ओनर को बताया गया है कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर लेबरर आपके पास काम करता है तो पेमेंट किस इंटरवल पे होना चाहिए। तो अगर कोई डेली वेजर है, आपको डेली एक पर्टिकुलर डे पे जिस दिन काम करने आता है उस दिन आपको पेमेंट करना है, नेक्स्ट दिन नहीं आया तो नहीं करना है। तो अगर कोई डेली वेज अर्नर है तो जो शिफ्ट एंड होती है, जिस दिन आपका वो दिन खत्म होता है उस शिफ्ट एंड पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आप उसे कल के लिए नहीं बोल सकते हो। सेकेंड इज अगर वीकली करता है, मंडे टू संडे आपके पास आता है, वीकली आप पेमेंट करते हो तो उस केस के अंदर में वीकली हॉलीडे अगर उसको संडे या सैटरडे का हॉलीडे होता है तो फ्राइडे की इवनिंग शिफ्ट पे उसको वो पैसा मिलना चाहिए। फोर्टनाइटली मतलब 15 डेज में करता है तो 15th डे यानी 17 तक, अगर लेट से 1 से 15 काम करता है तो 2 दिन 17 तक उसका पेमेंट आ जाना चाहिए, 18 तारीख नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अब उसके अंदर में पीनल प्रोविजंस लगने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर मंथली कर रहा है तो 7th ऑफ लेट से अगर वो दिसंबर में ज्वाइन करा है, उसने 1 से 31 दिसंबर काम कर रहा है तो 7th ऑफ जनवरी से पहले उसका पेमेंट आ जाना चाहिए। तो विद इन 7 डेज इज द मैक्सिमम लिमिट। और अगर कोई आप किसी को आप टर्मिनेट कर रहे हो या वो रिजाइन कर रहा है तो जिस दिन उसने रिजाइन करा है वेजेस के केस में उसके नेक्स्ट 2 डेज के अंदर में उसके वेजेस जो भी हैं वो आपको उसके डिपॉजिट कर देने हैं। ओके, तो यहां पे एक फिक्स टाइमलाइन दे दी गई है पेमेंट ऑफ वेजेस को लेकर। एक और चीज करी गई है कि यहां पे हमेशा अगर आगे जाकर डिस्प्यूट हो तो अब ये एक ड्यूटी बना दी गई है फैक्ट्री के पर्टिकुलर ओनर्स के ऊपर पे, आपके इंडस्ट्रीज के ऊपर पे, कि आपको वेज स्लिप प्रोवाइड करना मैंडेटरी है। अब वो फिजिकल भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक, जरूरी नहीं कि फिजिकल ही हो, आप या तो इलेक्ट्रॉनिक प्रोवाइड करोगे या आप फिजिकल प्रोवाइड करोगे एंड यू वुड मेंटेन अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड इन केस आप फिजिकल मेंटेन करते हो, और डिजिटल का तो रिकॉर्ड क्रिएट होता ही है। ओके, तो यहां पे आपको रिकॉर्ड कीपिंग भी करनी है
एट द सेम टाइम आपके लिए आप मैंडेटरी है कि आप वेज स्लिप प्रोवाइड करोगे। ओके, तो ये कुछ पर्टिकुलर चेंजेस हुए हैं आपके कोड ऑन वेजेस में। सिमिलरली वी हैव दिस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। जैसे मैंने आपको बताया कि आपका जो इंश्योरेंस का हो गया, आपका पेंशन का हो गया, ग्रेचुइटी का हो गया, उन सबको लेके आपके पहले करीब करीब कुछ 8 to 9 ऐसे लॉस थे। अब उन सब की जगह क्या हो गया है, एक सिंगल कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हो गया। आप सोचिए, पहले एक फैक्ट्री लगाने से पहले आप 9 लॉस को आपको कंप्लाई करना पड़ता था, पढ़ना पड़ता था, समझना पड़ता था, अलग अलग रेगुलेशंस फुलफिल करने होते थे। अब 9 की जगह हो जाएगा 1। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम लीगल रिकॉग्निशन ऑफ गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। प्लेटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स एक ही बात होती है। तो जो आपके इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स हैं, एप्स हैं, उन सबको हम प्लेटफॉर्म वर्कर्स ही बोलते हैं। और गिग वर्कर्स हो गया कोई भी पर्सन जो टास्क बेस्ड कोई पर्टिकुलर काम कर रहा है, जैसे कि अगर उसको कोई डिलीवरी मिली तो उसने डिलीवरी कंडक्ट करी है। ओके, अब उसके लिए क्या करा जा रहा है, एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड क्रिएट किया जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड एंड गिग वर्कर्स के लिए। तो जो अनऑर्गेनाइज्ड हैं, गिग वर्कर्स हैं, जैसे कोई अगर आज स्विगी के लिए डिलीवरी कर रहा है तो कल वो पर्टिकुलर जोमेटो के लिए करेगा, तो हाउ कैन वी से कि भाई स्विगी जो है या जोमेटो जो है, इनमें से कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए क्या करा जा रहा है, एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया जाएगा जो अनऑर्गेनाइज्ड और गिग वर्कर्स के। अकॉर्डिंगली उसके आगे नॉर्म्स आएंगे, रूल्स आएंगे कि कब जाके एक पर्टिकुलर जो गिग वर्कर है उसको इसका बेनिफिट मिलेगा। बट एज ऑफ नाउ ये जो नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड है, इसको फंडिंग कैसे मिलेगी, तो इसके अंदर में सेंटर, स्टेट और सीएसआर यानी कंपनीज को जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी होती है उसके थ्रू ये इस पर्टिकुलर फंड के अंदर में पैसा जो है वो डिपॉजिट कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा एग्रीगेटर्स का मतलब हो गया आपके जैसे स्विगी है, जोमेटो है, ओला है, उबर है, ये सब क्या है, एग्रीगेटर्स हैं। ये खुद कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, कोई जो पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर है उसका जो पर्टिकुलर सर्विस है वो आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके थ्रू। ओके, तो ये खुद के एम्प्लॉइज नहीं है इनके पास में। तो गिग वर्कर में इंपॉर्टेंट बात क्या होती है, जो गिग वर्कर होता है वो किसी का एम्प्लॉय नहीं होता है। तो यहाँ पे जो एग्रीगेटर्स होंगे वो 1 से 2% अपने एनुअल टर्नओवर का कंट्रीब्यूट करेंगे इस फंड के अंदर में। तो जोमेटो का पर वर्कर है या स्विगी का है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो एनुअल टर्नओवर है उसका आप 1 से 2% आपको इस नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड में डिपॉजिट करना है। नाउ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी जो होगी सोशल सिक्योरिटी की, वो गवर्नमेंट की हो जाएगी। तो इस फंड के थ्रू उनको हेल्प मिल जाएगी। फिक्स टर्म एम्प्लॉइज के बारे में कि भाई अगर कोई एम्प्लॉय है जो एक फिक्स टर्म के लिए आपने किसी को रखा है, जैसे 1 साल के लिए रखा है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर पे कह सकते हो, या 2 साल के रखा है, तो उनको भी परमानेंट वर्कर्स की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो अगर कोई फिक्स टर्म एम्प्लॉय है, लेट्स से आपने कोई प्रोजेक्ट दिया उसको और वो नेक्स्ट 2 साल तक आपके साथ में है, तो वो फिक्स टर्म एम्प्लॉय बट परमानेंट एम्प्लॉय नहीं, क्योंकि 2 साल के बाद ही इज गोइंग टू ऑब्वियसली लीव योर पर्टिकुलर जॉब। तो यहां पर भी 1 साल से ऊपर जैसे ही होता है तो दैट पर्सन वुड बिकम एलिजिबल फॉर ग्रेचुइटी। ओके, तो यहां पे क्या था, पहले 5 साल का मिनिमम रिक्वायरमेंट होता था एक कंपनी में, तब जाके ग्रेचुइटी मिलती थी। अब क्या होगा, अगर कोई भी पर्सन 1 साल से ऊपर आपके पास में जॉब कर रहा है तो वो आपकी ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो जाएगा, वो फिक्स टर्म एम्प्लॉय की डेफिनेशन में आ जाएगा, ऑल्दो चाहे वो परमानेंट एम्प्लॉय की डेफिनेशन में नहीं आता है। ओके, इसके अलावा आपकी जो इंपॉर्टेंट प्रोविडेंट फंड की स्कीम है, आपकी जो स्टेट इंश्योरेंस की स्कीम है, उसको भी क्या करा गया, एक्सपेंड किया गया है। अब क्या है, ईपीएफओ मैंडेटरी हो जाएगा जहां पर भी 20+ एम्प्लॉइज होंगे अक्रॉस एनी इंडस्ट्री। तो ये कुछ भी और कंडीशन नहीं लगा रहा है, अगर आपकी पर्टिकुलर फैक्ट्री में इररिस्पेक्टिव ऑफ किस इंडस्ट्री में हो 20 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं तो ईपीएफओ करना, प्रोविडेंट फंड करना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। तो एक रिटायरमेंट फंड उनके लिए क्रिएट हो रहा है। दूसरा क्या है, आपकी एक कॉर्पोरेशन है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये जो पर्टिकुलर इंश्योरेंस की कॉर्पोरेशन है, पहले सिर्फ नोटिफाइड एरियाज में ही ये आपकी मैंडेटरी होती थी, अब इसको भी पैन इंडिया कर दिया गया है और इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। अगर एक भी हजार्डस वर्कर है, तो मान लो आपकी फैक्ट्री में 30 लोग काम करते हैं, 29 लोग नॉन हजार्डस वर्क में, बट एक भी अगर हजार्डस वर्क में है तो ESIC जो है वो आपकी फैक्ट्री के लिए, आपकी इंडस्ट्री के लिए मैंडेटरी हो जाएगा। मोर ओवर यहाँ पे प्लांटेशन ओनर्स जो हैं उनके लिए ऑप्शनल कर दिया गया है, वॉलंटियर करा गया है ESIC के लिए। तो यूजुअली प्लांटेशन में कोई हजार्डस एक्टिविटी नहीं होती है तो वहां पे मैंडेटरी नहीं है, और प्लांटेशन ओनर्स अगर चाहें तो ESIC का जो बेनिफिट है आपके एम्प्लॉइज अगर एग्री करें तो उनके साथ इसमें शेयर किया जा सकता है। और ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली कि जो फीमेल एम्प्लॉइज होती हैं, फीमेल वर्कर्स होते हैं, उनके जो पेरेंट इन लॉज है, मतलब उसके हस्बैंड के पेरेंट्स हो गए, वो पहले पेरेंट की डेफिनेशन में नहीं आते थे, अब ESIC के अंदर में इवन
इवन जो उसके इन लॉज हैं, इन लॉ पेरेंट्स हैं, वो भी उसके अंदर में काउंट किए जाएंगे, तो वो भी उसका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, और वेरी इंपॉर्टेंटली आई सेड कि भाई यहाँ पे इन सब का कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके लिए कौन जाएगा? तो इसके लिए बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं। तो पहले क्या होता था, जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो इसके लिए आपका पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन करते थे, और वहां पे बिकॉज आपका इंट्रैक्शन होता तो करप्शन के चांसेस होते थे। अब क्या कर दिया गया है कि अब अपॉइंटमेंट होगा इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर का, और ये पूरा का पूरा वेब बेस्ड होगा। तो उससे क्या होगा कि बिल्कुल रैंडम होगा, विदाउट यू गेटिंग अ पर्टिकुलर ऑर्डर फ्रॉम द अथॉरिटीज। आप किसी भी फैक्ट्री को इंस्पेक्ट आपने विम्स में नहीं कर पाओगे, आपके पास में ऑर्डर आएगा तो ही ये पॉसिबल होगा। नेक्स्ट पे आता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। लाइक आई सेड कि यहाँ पे वर्कर और अगर फैक्ट्री के बीच में, इंडस्ट्री के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिलेटेड जो सारे लॉस थे उनको कंपाइल करके इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बना दिया गया है। ओके, अब वेरी इंपॉर्टेंटली इसमें वर्कर को डिफाइन करा गया है, और इसमें हर टाइप का वर्कर इसमें काउंट किया जा रहा है। वर्कर की डेफिनेशन में कौन आ रहा है? अगर कोई मैनुअल काम कर रहा है, हाथ से काम कर रहा है, वो भी है, स्किल्ड है, सेमी स्किल्ड है, टेक्निकल काम करता है, ऑपरेशनल काम करता है, कुछ ऑपरेट कर रहा है, क्लैरिकल जॉब है, सिर्फ लेट्स से अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर में, या सिर्फ सुपरविजन का काम करता है, सुपरवाइजरी वर्क करता है, सारे के सारे वर्कर की डेफिनेशन में आएंगे। तो ये नहीं हो सकता कि जो मैनुअल पर्सन है हमारे या जो अनस्किल्ड है उन्हीं को हम वर्कर में काउंट करेंगे। ऑल काइंड ऑफ दीज वर्कर्स वुड बी इन द डेफिनेशन ऑफ वर्कर्स अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड। तो इसका जो बेनिफिट है वो सबको यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो इवन नॉट जस्ट दोस, सेल्स प्रमोशन स्टाफ जर्नलिस्ट जो हैं वो भी इसकी डेफिनेशन में ऐड कर दिए गए हैं। सुपरवाइजर्स अर्निंग लेस देन 18,000 इंक्लूडेड, यानी अगर एक सुपरवाइजर 20,000 कमा रहा है तो वो इसमें नहीं आएगा, तो वो लेबर कोड को अप्रोच नहीं कर पाएगा इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में। बट अगर वो 18,000 तक कमा रहा है तो वो भी लेबर कोड के अंदर में लेबर कोड को अप्रोच कर सकता है। ओके, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया हुआ है कि सीजनल शॉर्ट टर्म हायरिंग जो है वो भी इसके अंदर में आपके इन्वॉल्व हो जाएंगे, और ट्रेड यूनियन जो है वो इसको अपोज कर रही है, बिकॉज इससे क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर सीजनल या शॉर्ट टर्म हायरिंग है, इससे क्या होगा कि जो फॉर्मुलाइजेशन है उसको थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। ओके, तो ये पर्टिकुलर चीज थोड़ा बहुत ईज करा गया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। लेकिन यहां पे कुछ बेनिफिट्स दिए गए वर्कर्स को लेके, क्या है, जैसे अगर किसी को रिमूव करना है, ले ऑफ या रिट्रेंच करना है, तो अब ये जो थ्रेशोल्ड है गवर्नमेंट का वो 100 से 300 वर्कर कर दिया गया। तो होता क्या था कि अगर आपकी फैक्ट्री में लेट्स से 120 एम्प्लॉइज हैं, तो अगर आप किसी भी वर्कर को रिमूव करना चाहते हो तो आपको प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफिशियल से परमिशन लेनी पड़ती थी। लेकिन अब ये परमिशन आपको कब लेनी पड़ेगी? जब आपके 300 प्लस वर्कर्स होंगे। तो यहां पे अगर 300 तक वर्कर्स हैं तो आपका ले ऑफ करना थोड़ा आसान हो जाएगा। इंडस्ट्री ऑब्वियसली इसको सपोर्ट कर रही है, बिकॉज अब उनके लिए हायर फायर करना इजी होगा, और सेम रीजन की वजह से यूनियन जो है इसको अपोज कर रहा है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्ट्राइक्स को रेगुलेट किया जा रहा है। स्ट्राइक को क्या रेगुलेट किया जा रहा है कि अगर किसी यूनियन को, ट्रेड यूनियन को, लेबर यूनियन को कोई स्ट्राइक करनी है तो उसका नोटिस देना पड़ेगा, और वो नोटिस सब इंडस्ट्रीज के अंदर में कंपलसरी कर दिया गया है। ओके, पहले नोटिस रिक्वायर्ड नहीं होता था, सिर्फ पब्लिक यूटिलिटीज में होता था। अब हर इंडस्ट्री में नोटिस देना रिक्वायर्ड होगा, और इसके अंदर में नोटिस रिक्वायर्ड होगा विद इन 60 डेज बिफोर स्ट्राइक और 14 डेज आफ्टर नोटिस। तो यहां पे क्या है कि अगर आपको स्ट्राइक करनी है तो नोटिस आपको 60 डेज पहले देना पड़ेगा स्ट्राइक के, और 14 डेज के नोटिस के 14 डेज के बाद ही आप वो पर्टिकुलर स्ट्राइक कर पाओगे। ओके, दूसरी चीज क्या है, अगर कोई मास कैजुअल लीव, तो लेट से कि आप स्ट्राइक तो वैसे नहीं करना चाहते हो, बट लेट से 100 एम्प्लॉइज हैं, 51 वहां पे उसमें कैजुअल लीव ले लेते हैं कि आज हम छुट्टी पे हैं, तो उसको स्ट्राइक माना जाएगा और फिर इन पर्टिकुलर लॉस का वायलेशन माना जाएगा। अब देखिए यहां पे क्या है, आपके अभी कोई लिमिट नहीं है, कितनी भी लेबर यूनियंस बनाई जा सकती हैं। तो यहां पे क्या करा गया है, गवर्नमेंट ने उनको कंसोलिडेट करने की कोशिश करी गई है कि एक पर्टिकुलर जो यूनियन होगी उसको नेगोशिएटिंग यूनियन डिक्लेयर करा जाएगा। और नेगोशिएटिंग यूनियन कौन सी होगी? अगर कोई फैक्ट्री है, कोई भी ऐसी कोई लेबर यूनियन है जिसमें जो 51% लोग हैं उनकी मेंबरशिप है, उस फैक्ट्री की 51% लोग मेंबर हैं, तो इट वुड बिकम द सोल नेगोशिएटिंग यूनियन। तो जब फैक्ट्री वालों से स्ट्राइक को लेके जो उनका पर्पस है उसके लिए नेगोशिएट किया जाएगा, तो नेगोशिएटिंग यूनियन कौन सी रिप्रेजेंट करेगी? जिसकी मेंबरशिप सबसे ज्यादा होगी, 51% लोगों को जो रिप्रेजेंट कर रही होगी। अगर मान लो कोई ऐसी पर्टिकुलर फैक्ट्री है जहां पे मल्टीपल यूनियंस है, तो वहां पे काउंसिल बनाई जाएगी, और उस काउंसिल के अंदर में हर उस पर्टिकुलर यूनियन को ओनरशिप दी जाएगी, मतलब उसमें मेंबरशिप दी जाएगी जिसके 20% मेंबरशिप है।
यानी कि अगर 5-6 हैं तो कुछ ऐसी हैं पर्टिकुलर जिसमें लेट्स से 100 अगर एम्प्लॉइज हैं तो सिर्फ 10 लोग ही हैं या 15 ही हैं, बट जिसमें भी 20 से ज्यादा उसके मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे मिलके एक यूनियन आपका एक काउंसिल क्रिएट करेंगे जो एक नेगोशिएटिंग काउंसिल कहलाएगी। ओके, तो अगर सिंगल ही यूनियन है जिसमें 51% मेंबर्स हैं तो वो नेगोशिएटिंग यूनियन हो जाएगी। मल्टीपल यूनियंस हैं जहां पे 20% से ज्यादा है तो वहां पे एक नेगोशिएटिंग काउंसिल क्रिएट करी जाएगी। ओके, तो यहां पे यूनियंस क्या आर्ग्यू कर रहे हैं कि इससे क्या हो रहा है, जो स्मॉलर यूनियंस है उनको वीकन करा जा रहा है। ओके, तो इसका पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। सही, और फाइनली लास्ट वाले पे आ जाते हैं विच इज योर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट है कि हम सिर्फ और सिर्फ सेफ्टी के बारे में या वेजेस के बारे में नहीं सोच रहे, हम वर्कर्स की सेफ्टी हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस के बारे में भी सोच रहे हैं। तो पहले ऐसे 13 लॉज से आप सोचिए, कोई आप फैक्ट्री चला रहे हो तो आप 13 लॉज को आपको रीड करना है, समझना है और कंप्लाई करना है, और थोड़ी सी गलती हुई तो फिर आपकी फैक्ट्री बंद करने तक के प्रोविजन, इतने स्ट्रिक्ट प्रोविजंस होते थे। तो अब क्या करा गया है, 13 लॉस को मर्ज करके एक सिंगल पर्टिकुलर कोड क्रिएट कर दिया गया है। सिंगल रजिस्ट्रेशन करना है आपको, कॉमन लाइसेंस होगा और सारा इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होगा। तो आपको फाइलिंग के लिए डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर सकते हो। अब इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, कब जाके लॉ अप्लाई होता है, तो अगर आपकी फैक्ट्री में आप पावर यूज करते हो तो उस केस के अंदर में 20 वर्कर से ज्यादा होते ही, अब आपके पहले क्या है 10 वर्कर से ज्यादा पे होता था, अब कब आपको OSH कोड को मानना पड़ेगा, जब आपकी फैक्ट्री के अंदर में 20 से ज्यादा लोग हैं। ओके, और दूसरा क्या है, अगर आप पावर यूज ही नहीं करते हो, बिना हैंडलूम का काम हो रहा है, जैसे मान लो पावरलूम का काम नहीं है, तो वहां पे मिनिमम 40 वर्कर्स होते हैं, तब जाके आपको OSH कोड को फॉलो करना है। ओके, बट वेरी इंपॉर्टेंटली यहां पे कॉन्ट्रैक्ट लेबर जो है वो भी इसके अंदर में इंक्लूड करा गया है। अब कॉन्ट्रैक्ट लेबर क्या होता है कि बहुत बार इन्हीं लॉस से कंप्लायंस से बचने के लिए कंपनीज क्या करती थी, खुद किसी को हायर नहीं कर रही थी वर्कर को, वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को हायर करती थी, और कॉन्ट्रैक्टर जो होता वो लेबर सप्लाई करता था। तो उसमें जो एम्प्लॉय को जो रिक्वायरमेंट होती है, एम्प्लॉय की जो कंडीशंस होती हैं, कंपनीज उससे बच जाती थी। तो यहां पे अब गवर्नमेंट ने क्या करा है कि कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स को भी OSH कोड में कराए, बट इसमें भी थोड़ा बहुत आई वुड से कि जो फैक्ट्री ओनर्स है, इंडस्ट्री ओनर्स है, उनको बेनिफिट किया गया। वो क्या है कि ये तभी अप्लाई होगा जब मिनिमम 50 कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स हैं, यानी कि अगर आप 40 कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स कर रहे हो तब तक OSH कोड नहीं लग रहा है, बट अगर 50 पर्टिकुलर वर्कर्स हैं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट लेबर का ये पर्टिकुलर लॉ भी उन पे भी लगना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, कोर और नॉन कोर एक्टिविटीज डिफाइन करी गई हैं, और अब कोर एक्टिविटीज में भी आपका पर्टिकुलर जो वर्कर होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर लेबर होता है, उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो। तो कोर लेबर, कोर एक्टिविटी और नॉन कोर एक्टिविटी क्या हो गई, आप ऐसे समझिए, अगर कोई मारुति का पर्टिकुलर प्लांट है, उसमें जो कार का पर्टिकुलर काम है, कार का जो मेन मेंटेनेंस का काम है, कार बनाने का जो काम है, वो सारी कोर एक्टिविटी, बिकॉज वो ही उसके लिए बनी हुई है। बट लेट्स से कि मुझे प्लांट को एक्सपेंड करना है, उसके लिए मेरे को लेबरर्स हायर करने हैं, या बाकी कोई मैनेजमेंट के लिए, उन सब के लिए मुझे कोई वर्कर चाहिए, तो वो सब क्या हो जाएगी, नॉन कोर एक्टिविटीज हो जाएंगी। तो यहां पे आपका जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता था वो आप कोर एक्टिविटी के लिए, आप मारुति सुजुकी कार के पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाने का जो पूरा प्लांट है, उस काम के लिए आप उसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन अब क्या है, चाहे कोर एक्टिविटी हो चाहे नॉन कोर एक्टिविटी हो, उसमें आप कॉन्ट्रैक्ट लेबर यूज कर सकते हो। बट OSH कोड आप पे कब अप्लाई होगा, जब मिनिमम आपके 50 वर्कर्स होंगे। इसके अलावा विमेन को भी थोड़ा बेनिफिट मिला है। नाइट शिफ्ट्स में पहले विमेन को वर्क अलाउ नहीं होता था, अब विमेन जो है अगर उनकी कंसेंट है और सेफ्टी प्रिकॉशन, सेफ्टी रखी गई है, प्रिकॉशंस लिए गए हैं, तो उस केस में वो नाइट शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं। माइग्रेंट वर्कर्स को भी क्या करा गया है, उनकी डेफिनेशन के को इंक्लूड करा गया है। तो माइग्रेंट वर्कर डायरेक्टली भी एम्प्लॉयर से हायर हो सकता है और कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू। इट्स नॉट नेसेसरी कि माइग्रेंट वर्कर को जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही है, अगर डायरेक्टली भी एम्प्लॉयर ने हायर करा है तो वो भी आपका इस डेफिनेशन में फॉल करेगा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, अपॉइंटमेंट लेटर देना कंपलसरी हो चुका है। अब बहुत सारे फॉर्मल ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देती, तो यहां पे गवर्नमेंट ने क्या करा है, फॉर्मल ही नहीं, फॉर्मल है चाहे इनफॉर्मल है, सब में आपको पर्टिकुलर लॉ में आपको एप्लीकेशन लेटर देना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लेटर। और हेल्थ एंड सेफ्टी को लेके क्या नॉर्म्स बनाए गए हैं, हर जगह पे एनुअल फ्री हेल्थ एग्जामिनेशन करना मैंडेटरी है। तो अगर आप पे OSH कोड लग रहा है तो अब आपको एनुअल फ्री हेल्थ एग्जामिनेशन हर किसी लेबर का, एम्प्लॉय का करना पड़ेगा। और
और सेफ्टी कमिटीज बनानी पड़ेंगी। अगर वर्कर्स हैं, फैक्ट्रीज में वर्कर्स हैं 500 से ज्यादा, कंस्ट्रक्शन का कोई वर्क है वहां पे 250 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, और अगर माइंस है तो अगर 100 से ज्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उनको एक सेफ्टी कमेटी बनाना पड़ेगा, और उसके अंदर में एम्प्लॉयर के रिप्रेजेंटेटिव्स भी होंगे और वर्कर्स के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज करा गया है, जिसमें सिर्फ वेजेस का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, सोशल सिक्योरिटी का ही नहीं, जो डे टू डे उनकी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है, जो डे टू डे उनकी हेल्थ के लेकर जो हम स्टेप्स ले सकते हैं, उन सबको भी यहां पे ध्यान रखा गया है और अकॉर्डिंगली स्टेप्स बताए गए हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थे आपके 4 इंपॉर्टेंट लेबर कोड्स। तो ये मैं कहूंगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सबके लिए, और ये जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये लीगल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप कोई भी लॉ का एग्जाम दे रहे हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि आप लेबर कोड्स के टॉपिक को बहुत अच्छे से करिए, जीके के लिए भी और अपने लीगल सेक्शन के लिए भी। ओके, सो इस मैसेज के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।